एक ऐसा आदमी जिसके घर पे हमेशा डॉक्टरों की टीम तैनात रहती थी। एक ऐसा आदमी जो खाने से पहले अपने खाने को चेक कराता था। एक ऐसा आदमी जो पानी पीने से पहले उसकी टेस्टिंग कराता था। एक ऐसा शख्स जिसके कदमों की आहट सुनकर पूरी दुनिया झूम उठती थी। एक ऐसा शख्स जिसकी पर्सनैलिटी को आज भी दुनिया भर के करोड़ों डांसर्स कॉपी करते हैं। और एक ऐसा शख्स जिसने कलाकारी की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जिसके आसपास भी कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी वजह से माइकल जैक्सन को जरूर जानते हैं। मोस्टली लोग माइकल जैक्सन को उनके डांस मूव्स की वजह से जानते हैं, जिन्हें देख के लड़कियां रोने लगती थीं, कुछ तो बेहोश भी हो जाती थीं। वहीं कुछ लोग माइकल जैक्सन को उनकी कराई गई प्लास्टिक सर्जरी की वजह से भी जानते हैं कि माइकल ने अपना रंग बदलने के लिए कितनी सारी सर्जरी कराई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 जून 2009 को आखिर हुआ क्या था? जी हाँ दोस्तों, जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। तो दोस्तों, अपने अंदर के डिटेक्टिव मोड को ऑन कर लीजिए और इस कहानी में जुड़े रहिए ताकि कहानी खत्म होने तक आपके अंदर के डिटेक्टिव को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिले। मैं बताता हूं कि आखिर क्या हुआ था माइकल के मरने के उन 24 घंटों में। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना में हुआ था। माइकल जो और कैथरीन के 7वीं संतान थे। माइकल के पिता एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करते थे और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से 2 कमरों का एक फ्लैट खरीदा हुआ था, जिसमें माइकल अपने 9 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। परिवार काफी बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ माइकल के पिता ही थे। इस वजह से घर में पैसों की तंगी हमेशा ही रहती थी और ये वो वक्त था जब अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए माइकल के पिता जानते थे यदि उनके बच्चों को एक अच्छा जीवन जीना है, या तो फेमस एथलीट बनना होगा या फिर फेमस इंटरटेनर। जैक्सन फैमिली ने इंटरटेनमेंट को चुना क्योंकि उनकी माँ म्यूजिकल बैकग्राउंड से आती थी। माइकल ने 5 साल की उम्र में ही अपने भाइयों के साथ एक सिंगिंग और डांसिंग ग्रुप बनाया। रूजवेल्ट स्कूल में हर फ्राइडे को सिंगिंग कंपटीशन होता था, जिसमें हर बार माइकल का ग्रुप जीतता था। इसके बाद इन भाइयों ने शिकागो में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इनका ग्रुप अब जैक्सन ब्रदर्स के नाम से फेमस होने लगा। माइकल यूं तो बाहर से हमेशा हंसते रहते थे, पर अंदर से माइकल बिल्कुल भी खुश नहीं थे। माइकल के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और माइकल के पिता बहुत ही गुस्सैल नेचर के इंसान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी तरह की जिंदगी जिएं, जिस वजह से वो माइकल और उनके भाइयों को बहुत ज्यादा मारा करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने को कहते थे। माइकल की माँ कहा करती थी, जो इन्हें छोड़ दो, तुम इन्हें मार डालोगे। और इसी वजह से माइकल अपने पिता से बहुत नफरत करते थे। उन्हें अपना घर जेल की तरह लगता था। अपनी वसीयत में भी माइकल ने अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति अपने माँ और अपने बच्चों के नाम लिख दी थी। समय बीता और जैक्सन ब्रदर्स ग्रुप बहुत फेमस होने लगा, पर इन सभी भाइयों में एक भाई था जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड था और सबसे अलग था, और वो कोई और नहीं, खुद माइकल ही थे। माइकल को भी ये बात अच्छे से पता थी कि मैं सबसे अलग हूँ। वो हमेशा ग्रुप के बीच में रह के ग्रुप को लीड किया करते थे। माइकल ने तय किया था कि वो अकेले अपना वीडियो एल्बम बनाना चाहते हैं, लेकिन माइकल के माता पिता चाहते थे कि माइकल अपने भाइयों के साथ ही काम करते रहें। एक बार माइकल ने अपने घर वालों से कहा कि उन्हें एपिक नामक कंपनी के साथ काम करना चाहिए। माइकल की सोच ये थी कि उनके घर वाले एपिक के साथ काम करने से मना कर देंगे और माइकल को सोलो परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। पर यहाँ बात उल्टी पड़ गई। माइकल के घर वालों ने और माइकल के भाइयों ने भी एपिक के साथ काम करने में अपनी रुचि जताई और इस तरह से अपना सोलो परफॉर्म करने का माइकल का सपना फिर से अधूरा रह गया।
लेकिन एपिक के साथ काम करने के बाद प्रोड्यूसर्स ने कुछ दिन बाद ही माइकल को द विज नाम की मूवी में अलग से रोल प्रोवाइड किया, जिसके लिए माइकल 3 महीनों के लिए अपने फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगे। माइकल के पिता ने इसके लिए माइकल को बहुत मना किया था, लेकिन पहली बार माइकल ने सबके अगेंस्ट जाकर अपनी मर्जी का काम किया। फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप भी हो गई, लेकिन माइकल की गाड़ी चल पड़ी। लोगों ने माइकल के काम को बहुत ज्यादा पसंद किया और इसी के साथ माइकल के लिए एक बहुत कमाल की बात ये हुई कि माइकल की मुलाकात उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हो गई। क्विंसी माइकल के काम से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो माइकल से मिले बिना रह नहीं सके। वो जान चुके थे कि सही गाइडिंग मिलते ही माइकल दुनिया का वो सितारा बनेगा जिसे कोई नहीं छू पाएगा। और इसके बाद क्विंसी ने माइकल के साथ कई एल्बम किए, जिसमें से एक थी ऑफ द वॉल। इस एल्बम के मिलियन कॉपीज बिके और माइकल ने भी जीवन में पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। इसके बाद माइकल को अपने फैमिली पे डिपेंड रहने की जरूरत खत्म हो गई। इसके बाद आई माइकल की एल्बम थ्रिलर ने ये प्रूफ कर दिया कि माइकल इस दुनिया के किंग ऑफ पॉप हैं। इन कामयाबी के बाद पहली बार माइकल ने लाइव आकर स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया और ये पहली बार था जब माइकल ने मून वॉक किया था। इसके साथ ही पूरी दुनिया माइकल की दीवानी हो गई। माइकल को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, जिससे कि माइकल अब ये चाहने लगे कि उनके लिए रोज कुछ न कुछ मीडिया में छपता रहे। इसी वजह से एक बार माइकल ने अपनी एक फोटो मीडिया में डालने को कहा, जिसमें वो ऑक्सीजन मास्क में थे, जिसमें उन्होंने लिखवाया था कि ऐसा वो अपनी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद माइकल जब भी पब्लिक अपीयरेंस में आते तो वे मास्क पहने हुए होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम कोविड के दौरान पहनते थे। 30 साल की उम्र में माइकल को अपना घर बनाने की बेचैनी हुई, तो माइकल ने पूरे 2800 एकड़ में अपने लिए घर बनवाया, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट का घर था, 4 एकड़ की लेक थी और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। एक 5500 स्क्वायर फीट की मूवी थिएटर थी और तो और एक जू भी था, जिसमें टाइगर, जिराफ, स्नेक, बर्ड्स और हाथी भी थे। माइकल के घर में एक अम्यूजमेंट पार्क भी था। माइकल अपने घर में गरीब बच्चों को लाते और उनके साथ खूब खेलते। माइकल का बिहेवियर खुद एक बच्चे की तरह था। माइकल खुद कभी बड़ा नहीं होना चाहते थे, लेकिन 1993 में इवान चैंडलर नाम के एक शख्स ने माइकल के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि माइकल ने उनके 13 साल के बच्चे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है। इसके बाद चाइल्ड केयर यूनिट माइकल के घर आई और जांच के दौरान उन्हें पूरी तरह से न्यूड कर दिया। उनकी तस्वीरें भी ली गईं। माइकल को उस बच्चे को $15 मिलियन देने पड़े और उसके माँ बाप को $1.5 मिलियन। 1994 में माइकल ने लिजा मैरी के साथ शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद 1996 में ही उनका तलाक हो गया। उसी साल यानी 1996 में ही माइकल ने अपने स्किन डॉक्टर की नर्स के साथ दोबारा शादी कर ली, जिसका नाम डेबी रो था। इनसे माइकल को 2 बच्चे हुए, जिसमें से एक माइकल का खुद का था और एक बच्चे के लिए माइकल ने अपने दोस्त को स्पर्म डोनेट करने को कहा था। लेकिन 3 साल बाद इनका भी तलाक हो गया। माइकल को छोटे और गरीब बच्चों से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से माइकल ने गेविन अर्विजो नाम के लड़के की मदद करनी चाहिए, जो कि एक कैंसर का पेशेंट था। लेकिन इसके बाद माइकल के ऊपर 14 चाइल्ड मोलेस्टेशन के चार्ज लगाए गए, जिसकी वजह से माइकल पे मुकदमा भी चला और अंत में माइकल के ऊपर कोई चार्ज साबित भी नहीं हो सका। पर इन सब के बीच में 10 वर्ष का समय भी खराब हो चुका था और माइकल भयानक डिप्रेशन की चपेट में भी आ चुके थे, जिस वजह से 10 साल तक माइकल ने एक भी एल्बम नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि माइकल के पास जो भी पैसे थे माइकल उसे खर्चा कर चुके थे। दोस्तों, इन सब से पहले भी माइकल 2 बार बड़े हादसों का शिकार हो चुके थे। पहली बार 1984 में
जब उन्हें पेप्सिको की एक ऐड करनी थी और इसके दौरान ही उनके बालों में आग लग गई थी। जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो इसी दौरान माइकल को प्लास्टिक सर्जरी और पेन किलर्स के बारे में पता चला था। दूसरा हादसा उनके साथ 1999 में हुआ था, जब वो एक लाइव शो कर रहे थे। उसी दौरान जिस क्रेन पर बंधे ब्रिज से माइकल को नीचे स्टेज पर लाना था, अचानक से ब्रिज की रस्सी टूट जाती है और माइकल अचानक से फ्लोर पर आके गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी माइकल ने शो को पूरा किया और पूरा करने के बाद माइकल अपने रूम में गए और बेहोश हो गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि माइकल के स्पाइन में इंजरी हो चुकी है और उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट पर डाल दिया गया। इस दौरान उन्हें एक पेनकिलर की आदत पड़ गई जिसका नाम था प्रोपोफॉल। माइकल इस दवा के इतने एडिक्ट हो चुके थे कि वो इसे मिल्क कह के पुकारते थे, क्योंकि ये लिक्विड भी बिल्कुल मिल्क की ही तरह व्हाइट कलर का था। 2009 में माइकल ने ईईजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो लंदन में काफी सारे लाइव शो करेंगे। इस टूर को दिस इज इट का नाम दिया गया। माइकल ने यह भी कह दिया था कि इसके बाद अब वो फिर कभी कोई शो नहीं करेंगे और इस अनाउंसमेंट के कुछ घंटों के अंदर ही सारी टिकट्स बिक गईं। पर सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी ये थी कि 10 साल से माइकल ने कोई शो नहीं किया था और इस टूर के लिए उन्हें 10 से 12 घंटे काम रोज करने थे, वो भी 3 महीनों तक। माइकल जानते थे कि अगर इस उम्र में उन्हें इतना काम करना है तो उन्हें अच्छे नींद की सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने प्रोपोफॉल पेन किलर लेना शुरू कर दिया। और ये दवा उनकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए उनके साथ हमेशा एक डॉक्टर होता था। ईईजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में माइकल ने एक शर्त डलवाई थी कि एक पर्सनल डॉक्टर पूरे टूर के दौरान उनके साथ रहेगा और इसलिए उन्हें कॉर्नर मुरे नाम का एक डॉक्टर असाइन किया गया था। पूरे दिन रिहर्सल कर जब माइकल वापस आते थे तो मुरे उनकी बॉडी में प्रोपोफॉल इंजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन माइकल के घर में उस वक्त पूरे मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं थे, जिनकी वजह से किसी न किसी दिन दिक्कत तो होनी ही थी। 25 जून 2009 के दिन जब माइकल वापस आए तो डॉक्टर ने उन्हें एक छोटी सी मात्रा में प्रोपोफॉल का डोज दे दिया। असल में प्रोपोफॉल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है जिसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है ताकि जिसे भी ये दवा दी जा रही है वो ठीक से सो सके, और जैसे जैसे दवा खत्म होती है तो फिर उसी थोड़ी सी मात्रा में दवा का एक और डोज दे दिया जाता है ताकि सोने वाला कंटिन्यूअसली सो सके। पर इस दवा की एक मेजर प्रॉब्लम ये है, यदि इसकी डोज जरा सी भी ज्यादा हुई तो मरीज का दिमाग भी सो जाता है, मतलब कि हमारा अवचेतन मन जो नींद के दौरान भी कार्य करता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं या करवट लेते हैं, ये सब भी बंद हो सकता है। और उस रात माइकल की बॉडी प्रोपोफॉल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनके दिमाग ने उनकी ब्रीदिंग ही रोक दी। अब अगर माइकल के घर में सारे मेडिकल इक्विपमेंट होते तो आसानी से उन्हें ऑक्सीजन दिया जा सकता था, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो ना सका। डॉक्टर ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि माइकल को हार्ट अटैक आया है और उन्होंने माइकल के हार्ट को हाथों से पंप करना शुरू कर दिया, यानी डॉक्टर ने उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद डॉक्टर ने 911 इमरजेंसी पर कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किंग ऑफ पॉप की डेथ हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने डॉक्टर कॉर्नर को ही इसका दोषी बताया, जिसके बाद डॉक्टर पे केस भी चला और उन्हें 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। आज माइकल का घर नेवरलैंड एक सुनसान जमीन का टुकड़ा बन के रह गया है। जू के सारे जानवर ले जाए जा चुके हैं, खूबसूरत लेक अब नाला बन चुका है, काफी चीजों को बेच दिया गया है और इस तरह अंत हो जाता है एक गोल्डन इरा का। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और क्राइम स्टोरी के साथ।